आशा की शादी पंकज से हुई थी। वैसे तो पंकज एक घरेलू लड़का था जिसे सब अपना ऑफिस और घराना ही नजर आता था, जो ससुराल में आने के बाद से ही थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन आशा ऐसे ही किसी बात पर पंकज पर चिल्ला रही होती है, जिसे सुनकर आशा की नंद मीरा अपनी माँ हेमलता के पास जाकर कहती है, माँ देखो ना, भाभी कब से भैया पर चिल्लाए जा रही हैं और आप हो कि उन्हें कुछ कह नहीं रही हैं। ये तो गलत है ना। भैया भी उनको कुछ नहीं बोलते, सब चुपचाप सुन लेते हैं उनकी। हाँ सुनते हैं, और क्यों नहीं सुनेंगे। शादी के बाद बहू की ही तो चलती है। और तू उसको क्या बोल रही है? वो जब देखो तुझे नाटी होने का ताना देता है, तब भी तू सुन लेती है ना सब कुछ। मैं तो कुछ नहीं कह रही, और मैं तो कहती भी हूँ कि तू कुछ बोल मत, वरना वो तूफान एक्सप्रेस तुझ पर ही चढ़ जाएगी। माँ ठीक है, आप कहती हो तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर ये गलत है। मुझे सुनाए तो चलता है, पर भैया उनके पति है ना, उनको तो बख्श दे वो। जिसके बाद मीरा अपने कामों में लग जाती है। मीरा एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, लेकिन वक्त के साथ उसकी उम्र तो बढ़ी पर हाइट नहीं। उसने बचपन में चौखट से लटकी हर वो नुस्खा ट्राई किया जो उसकी हाइट को बढ़ा सकता था। एक दिन मीरा की भाभी आशा उसके पास आकर बोलती है, मीरा इतनी सी तू है और तूने आफत मचा रखी है। तुझसे कितनी बार कहा है बेड के नीचे मेरा हाथ नहीं जाता है, झाड़ू तू मारा कर, फिर भी तूने अब तक झाड़ू नहीं लगाई। सॉरी भाभी, मैं बाकी कामों में झाड़ू लगाना भूल गई। चल चल अब बातें मत बना और जाकर झाड़ू लगा। आशा के कहने पर मीरा पूरे घर में झाड़ू लगा देती है। आशा जानबूझकर मीरा से उसकी हाइट से रिलेटेड काम करवाया करती थी ताकि उसे नीचा दिखा सके। इससे उसे अजीब सी खुशी मिलती थी। एक दिन पंकज आशा से कहता है, आशा, थिएटर में नई पिक्चर आई है, चलो हम देखने चलते हैं। हाँ मैं जल्दी से तैयार होकर आई। आज हम दोनों साथ में मूवी देखेंगे, मजा आएगा। सुनो, मैं सोच रहा था कि मीरा भी बहुत दिनों से मूवी देखने नहीं गई है, तो क्या हम साथ में उसे ले चले? इसी बहाने वो बाहर घूम भी लेगी। आशा ये सुनकर चिढ़ जाती है और तभी वहाँ मीरा आती है और आशा उसे सुनाने के लिए ताने मारकर बोलती है, हाँ ले चलो। वैसे भी मीरा की कौन सी टिकट लगेगी, इसकी हाइट के हिसाब से सब इसको बच्चा ही समझेंगे। मुझे तो ये डर है कि कोई से पोलियो ड्रॉप न पिला दे। आशा की ये बात सुनकर मीरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने भाई की खुशी के लिए कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिसके कुछ समय बाद ही मीरा शाम को मार्केट जाती है और उसकी टक्कर एक लंबे लड़की से हो जाती है और वो उसे देखकर कहता है, ले ले कितनी प्यारी बच्ची हो, लेकिन बेटा सड़क पे देख के चलते हैं ना, अभी लग जाती है आपको तो। और कहाँ है आपके मम्मी पापा? आपको ऐसे सड़क पे छोड़ दिया, ये तो गलत बात है। अभी उनकी खबर लेता हूँ, कहाँ है? हेलो मिस्टर लंबू, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी बस हाइट थोड़ी छोटी है। कोई ना, सब मुझे इस बात के लिए ताना देते हैं, तुम भी दे दो। ऋषभ जब मीरा को ध्यान से देखता है तो वो देखता रह जाता है। उसे ऐसे घूरता देखकर मीरा बोलती है, हेलो मिस्टर, मेरे चेहरे पर इंस्टा रील चल रही है क्या, जो देखे जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं आपको देख रहा था। आप कितनी क्यूट हो, प्यारी सी हो। मीरा उसकी बातों से खुश हो जाती है पर उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अक्सर ऋषभ मीरा के रास्तों में मिल जाया करता था। ऋषभ के मुंह से निकले वो शब्द मीरा को अपनी भाभी की कड़वी बातें सुनने की हिम्मत देते थे। और अब भाभी जब भी मीरा की बुराई करती, मीरा मुस्कुरा दिया करती थी। धीरे धीरे आशा ने देखा कि मीरा को उसकी बातों का बुरा ही नहीं लग रहा, तो उसने भी उसको कुछ भी उल्टा कहना छोड़ ही दिया। दिन यूं ही गुजरते हैं और एक दिन मीरा के रास्ते में फिर से ऋषभ मिलता है और बोलता है, ओ मैडम, बहुत दिन से आपके पीछे घूम रहा हूँ, नंबर दे दो ना। क्यों, तुमको मेरे नंबर का क्या करना है? मैं नहीं देने वाली नंबर तुमको। क्यों इतना भाव खा रही हो यार? एक नंबर ही तो मांग रहा हूँ तुमसे, तुम्हारी किडनी लीवर फेफड़ा थोड़ी मांग रहा हूँ। अरे एक लड़का एक लड़की का नंबर क्यों मांगता है, बताओ क्यों मांगता है? अरे ताकि वो दोस्ती कर सके, दोस्ती होगी तो बातचीत होगी, इसलिए तो मांग रहा हूँ यार, दे दो ना। इतना सुनते ही मीरा ऋषभ को अपना नंबर दे देती है। जिसके बाद उन दोनों की बातें, मुलाकातों का सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे ही एक दिन ऋषभ मीरा को पार्क में मिलने के लिए बुलाता है और बोलता है, मीरा, मैं क्या कह रहा था ना कि ना, तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो और मैं तुम्हें पसंद भी बहुत करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, अगर तुम्हारी हाँ है ना तो मैं अभी जाता हूँ, फौरन अपने मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। उसके बाद तुम्हारा हाथ मांगूंगा, फिर हमारी शादी होगी, फिर हमारे बच्चे होंगे। अरे क्या जिंदगी होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरी हाइट देखी
और तुम तो नॉर्मल इंसान से भी लंबे हो। हमारा कोई मैच नहीं है। लोग हमारी जोड़ी को देखेंगे तो हंसेंगे। अरे हंसते हैं तो हंसने दो ना, कौन सा कोई हमें कमा के खिला रहा है। अरे मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम्हारी आंखें मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद है, तुम पूरी की पूरी मुझे बहुत पसंद हो। फिर किसी और से मुझे क्या लेना देना। कौन सा कोई मेरे घर में आके राशन दे के जाता है जो मैं चिंता करूँ किसी और की बात की। बट वी आर इम्परफेक्ट। बेबी, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है, और तुमने ये जरूर सुना होगा, इम्परफेक्ट इज अ न्यू परफेक्ट। इतना कहकर ऋषभ मीरा को गले लगा लेता है, जिसके कुछ दिन बाद ऋषभ अपने माता पिता के साथ मीरा के घर रिश्ता लेकर जाता है, जहाँ एक तरफ हेमलता इस रिश्ते को लेकर काफी खुश थी, तो वहीं आशा अपने पति पंकज को साइड में ले जाकर उसके कान भरते हुए बोलती है, ये क्या कर रही है आपकी नाटी बहन? उसने खुद को देखा है और इस लंबू को, इनका कोई मैच नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए सही हैं। अब हमको ही देख लो, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। भले ही हमारी सोच ना मिलती हो, हमारी पसंद अलग अलग है, लेकिन क्या हम एक दूसरे को अभी तक समझ पाए? नहीं ना। इतना कहकर पंकज सबके पास आकर बैठता है और ऋषभ बोलता है, आप लोगों को पता है, मैं बचपन से लंबा था। हर इंसान मेरे लंबे होने का मजाक बनाया करता था। मुझे बहुत बुरा फील हुआ करता था, अकेला रहता था, अकेलापन हो गया था मुझे। और वैसे ही शायद मीरा के साथ भी हुआ हो, लेकिन जब से मैं मीरा से मिला हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे ना जीने की नई वजह मिल गई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मीरा के साथ, और मैं प्यार भी उससे बहुत करता हूँ, जिससे शादी करना चाहता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ऋषभ की ये बातें सुनकर आशा को ये एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। उसने अपनी ननद को वाकई ताने दिए जो दुनिया वाले ऋषभ और मीरा जैसे लोगों को देते आ रहे थे, यानी आशा और समाज में कोई फर्क नहीं था। जिसके बाद आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बिना कुछ बोले अपनी नाटी ननद मीरा को गले लगा लेती है, जिसके कुछ देर बाद ऋषभ रिश्ता पक्का करके वहाँ से चला जाता है और आशा मीरा को साइड में ले जाकर बोलती है, मुझे माफ कर दो मीरा, जब से इस घर में आई हूँ मैंने हमेशा तुमसे वो काम कराए जिससे तुम्हें नाटे होने का एहसास हो। मुझे तुम्हारे साथ हमेशा बाहर जाने में शर्म आती थी कि लोग मुझ पर हंसेंगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। अरे भाभी कोई बात नहीं, बल्कि आपने तो मुझे ये बात याद दिला दिलाकर हकीकत से रूबरू रखा कि मैं नाटी हूँ, और आपकी बदौलत मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसे मैं हूँ। जिसके बाद मीरा आशा को गले लगा लेती है और पंकज ये सब देखकर बोलता है, चलो देर आए दुरुस्त आए, आखिर मेरी आशा मैडम को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और आशा मीरा की शादी की तैयारियों में लग जाती है। अब आशा मीरा के साथ मार्केट जाती है और उसे उसमें भी कोई शर्म नहीं आती। दिन यूं ही गुजरते हैं और मीरा और ऋषभ की शादी का दिन भी आ जाता है। शादी में आए हुए कुछ मेहमान ऋषभ और मीरा की जोड़ी को देखकर हंस रहे होते हैं, और ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन मेहमानों का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे से बाहर खड़ा करके बोलती है, इम्परफेक्ट इज अ न्यू परफेक्ट। कुंती अपनी बहू पायल के साथ रहा करती। कुंती हमेशा अपनी बहू को कामों में उलझा कर रखती ताकि उसकी बहू अपने पड़ोसियों से उसकी चुगली ना कर सके। ऐसे ही एक दिन जब पायल घर का काम कर रही थी, तभी उसके घर कमला का आना होता है। क्या बात है बहू, घर की साफ सफाई हो रही है। सब ठीक तो है ना बहू? आज कई दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। और तुम्हारी सास कुंती कहाँ गई? दिख नहीं रही है। आप बैठिए, मैं माँ जी को बुला देती हूँ। वो क्या है ना, माँ जी अंदर बैठकर गाना सुन रही हैं। फिर रहने दे बहू, आज तेरे साथ ही बात कर लेती हूँ। वैसे भी तुझसे मैंने तेरी मुंह दिखाई में बात की थी, और आज 2 साल बाद बात कर रही हूँ। 2 साल के बाद आप मुझसे बात कर रही हो? पता है चाची, आज भी मैं खुद को नई नवेली दुल्हन महसूस करती हूँ। अच्छी बात है ना, फिर जितना खुद को नई नवेली समझो उतना अच्छा है। लेकिन कमला चाची, मुझे दूसरों की तरह खुलकर जीना है। मुझे इस तरह हर वक्त घर पर कैद होकर रहना पसंद नहीं है। मुझे भी सभी लोगों से बात करना पसंद है, लेकिन जब से शादी हुई है मैंने सासू माँ के अलावा किसी और से बात तक नहीं की। क्या बात कर रही है बहू? तुझे कुंती जी किसी से बात तक करने नहीं देती? ऐसा करना बहुत गलत बात है। मैंने कभी नहीं सोचा कुंती जी ऐसा करती होंगी अपनी बहू के साथ। कमला चाची जरा धीरे से बोलिए, अगर माँ जी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ और माँ जी को भी बुलवा देती हूँ। कमला चाची, आप माँ जी से ये सब बातें मत करना, वरना वो मेरा जीना दुश्वार कर देंगी।
तू चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तेरी सास को। जा अब अपनी सास को बुला दे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कमला की बात सुनकर पायल निश्चिंत होकर अपनी सास को बुलाती है। कमला का नाम सुनते ही कुंती अपनी बहू से कहती है, इस करंजली को भी अभी आना था क्या? कोई टाइम नहीं देखती, जब चाहे मुंह उठाकर सीधा मेरे घर चली आती है ये। माँ जी वो बोल रही थी आपसे कुछ जरूरी काम है इसलिए आई है। फिर बोल भी रही थी कि कहीं जाना भी है उन्हें, इसलिए जल्दी बुलवा दो। पहले मेरी बात का जवाब दे, तूने उससे क्या बात की है? मैंने कहा था कि कोई भी अगर मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में आता है तो दरवाजा मत खोलना, लेकिन तूने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। लेकिन माँ जी आज तो आप घर पर ही हैं, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उनको बिठा दिया। वो आपका इंतजार कर रही हैं। नासपीटी, हमेशा कहा है मैंने तुझे, कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर, आखिर करना क्या है। अपना चिद्दी सा दिमाग मत चलाया कर। गलती हो गई माँ जी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, जा जाकर चाय बना। अब उस करमजली के लिए चाय ही लेकर आना, ज्यादा दिमाग चलाकर चाय के साथ नमकीन मत ले आना, समझी? क्या कहा मैंने? पायल अपनी सास की बात सुनते ही जल्दी से जाकर उनके लिए चाय बनाने लगती है। जैसे ही कुंती कमला के पास पहुंचती है तभी कमला कहती है, कुंती बहन, कितनी जरूरी बात करने आई हूँ, आपको पता है? और आप हो कि भाव खाए जा रहे हो। पता है, कविता की बेटी भाग गई, और बताओ बच्चे इतने बड़े हो गए, खुद से लड़के ढूंढने लग गए। अब ओ बेचारी कविता बहन की बेटी भाग गई, सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी तरफ से उनको नमस्ते कहिएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? लड़की भाग गई है, मरी नहीं। जो आपको दुख हुआ ऐसा बोल रही हो, वैसे भी लड़की बहुत बड़ी हो चुकी थी, भाग गई। हाँ तो फिर यहाँ उसकी चुगली करने क्यों आई हो? अपनी बात करो अगर करनी है तो, वरना मुझे दूसरों की जिंदगी में जबरदस्ती मत घुसाओ। अरे कैसी बात कर रही हो कुंती बहन? चाय पिला दो, आपकी बहू ने अभी तक चाय नहीं पिलाई। अरियो बहू, कहाँ मर गई? कब से चाय बना रही है? तेरी चाय नहीं बनी क्या अभी तक? तेरी चाय में अभी तक उबाल नहीं आया? जल्दी लेकर आ, कामचोर कहीं की। सॉरी माँ जी, वो चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई, आपका इंतजार करना पड़ा। नासपीटी, तुझसे कोई काम नहीं होता तो मत किया कर, लेकिन मुझसे ऐसे माफी भी मत मांगा कर। जा अब जाकर काम कर ले। कुंती की ऐसी तीखी बातें सुनकर कमला को भी पायल के लिए बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद कमला अपने घर चली जाती है और सुनीता को कॉल करती है। सुनीता कुंती की सास थी और पायल की दादी सास। अम्मा, आपकी बहू बहुत अत्याचार कर रही है अपनी बहू के ऊपर। जितनी जल्दी हो सके आ जाइए यहाँ अपनी बहू को सुधारने। आ रही हूँ, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है लगता है। कुंती को अब मजा आएगा जब कभी सास बनेगी और कभी बहू। कमला के कॉल के बाद सुनीता तुरंत अपनी बहू कुंती के घर दिल्ली पहुंच जाती है। जैसे सुनीता कुंती के घर पहुंचती है तभी पायल सुनीता को देखकर कहती है, हाँ जी, आप कौन? किससे मिलना है आपको? देखिए माँ जी घर पर नहीं है, आप बाद में आना, अभी आप जाओ। कुंती को ही बुला दो, उससे ही मुझे काम है। और तुम हो कुंती की काम वाली। अरे क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हो आप? बुजुर्ग हो इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ आपको, और वैसे भी इनके घर की बहू हूँ। पायल नाम है मेरा, आपका क्या नाम है? बता दीजिए, मैं माँ जी आएंगी जब उन्हें बता दूंगी। अच्छा तो तू ही पायल है, मैं तेरी सास की सास हूँ, मतलब तेरी दादी सास हूँ। चल पैर पड़ ले मेरे और अपनी सास को बुला। माँ जी आप कब आई, कैसे आई और क्यों आई? मेरा मतलब है अगर पहले बता देती आप तो मैं खुद लेने आ जाती आपको। बस बस बहुत कर लिया नौटंकी, अब ये सारा सामान अंदर रखवा दे, बहुत थक गई हूँ, और चाय पिला दे मुझे, थोड़ी बहुत थकावट हो रही है। बहू जा, दादी जी का सामान कमरे में रख दे, फिर कड़क चाय लेते आना। अरे क्यों बहू, तेरे घर में नौकर नहीं है क्या जो तू अपनी बहू से काम करवा रही है? शर्म आती है या नहीं? अगर नहीं आती होगी तो मेरे साथ रहेगी, अपने आप आना शुरू हो जाएगी। जा
कम से कम चाय तो बना दे। लेकिन माँ जी मैं क्यों काम करूँ? जब मेरी बहू है वो खुद कर लेगी काम। पहले मुझे ये बता, तू मेरी सास है जो मुझे समझाने बैठी है। जितना कहा जाता है वही कर, ज्यादा बातें करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। कुंती जल्दी से रसोई घर में जाकर अपनी सास के लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाती है। कुंती को चाय बनाता देखकर पायल हैरान हो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह जब पायल नहा धोकर पूजा कर रही होती है तो उसे उसकी दादी सास देखकर अपनी बहू कुंती को आवाज लगाती है। कुंती उठी या नहीं अभी तक? मुझे चाय नहीं मिली है, कौन देगा नास पीटी? कब का उठकर बैठी हूँ मैं। वाह क्या बात है, आज मेरी सास को सास मिली। कभी सास भी कभी बहू, मजा आ गया। पायल बहू, तेरी सास कितने बजे तक उठ जाती है? 10 बजे तक उठ जाती हैं। माँ जी वैसे उनका भी उठने का वक्त नहीं हुआ है, इसलिए सो रही हैं वो। दादी जी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आज तो कुंती ही चाय बनाएगी। कुंती, हे भगवान, सुनती ही नहीं है। कुंती उठती है या मैं आऊँ उठाने? काम चोर कहीं की। दादी जी मैं ही बना देती हूँ आपके लिए चाय, बेकार में माँ जी को क्यों परेशान करना। उन्हें उठकर रसोई आते आते आपकी चाय मिल जाएगी। हाँ चल ठीक है, तू चाय बना, मैं अभी आती हूँ। सुनीता सीधे अपनी बहू के कमरे में जाती है और वो जाकर अपनी बहू के ऊपर एक बाल्टी पानी डालते हुए कहती है, नास पीटी, कितनी बार कहा था मैंने, हमेशा नाश्ता मुझे वक्त पर चाहिए। जल्दी उठ और मेरे लिए नाश्ता बना, वरना तेरा आज से बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, बस कुछ समय दीजिए। पहले तू नहाएगी, साथ श्रृंगार करेगी, फिर जाकर नाश्ता बनाएगी। ऐसा कर, कल सुबह 4 बजे उठ जाना, पूजा करना और फिर वक्त पे नाश्ता बना लेना। कुछ दिन पहले कुंती सास बनकर अपनी बहू पर राज कर रही थी और अब खुद बहू बन गई और अब अपनी सास की सेवा कर रही है। यही होता है रिश्ते में, कभी सास तो कभी बहू बनकर अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। बांदरपुर गांव में तुलसी अपने पति गंगू और बेटी खुशी के साथ रहा करती थी। तुलसी और गंगू खेती बाड़ी करके अपने घर को चलाया करती, लेकिन इस बार गंगू की फसल कुछ खास नहीं हुई थी, जिससे गंगू बहुत चिंता में था और वो अपना पिछला कर्जा और आने वाली दिवाली का खर्चा कैसे उठाएगा ये सोच रहा था। तुलसी, खाना लगा दो, मुझे बची हुई सब्जियां लेकर मंडी भी जाना है। अरे भाई, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस दिवाली में तुम्हारी और खुशी की पसंद की चीजें कैसे ला पाऊंगा मैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं एक असहाय पिता हूँ जो अपनी बच्ची की जरूरत की चीजों को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही उसे खुशी दे पा रहा हूँ। पापा, मुझे रिया ने मारा और कहा कि मेरे कपड़े गंदे हैं और मैं गरीब हूँ और मैं उन बच्चों के साथ नहीं खेल सकती हूँ। मैंने तो तुझे कितनी बार मना किया है, तू मत जाया कर उनके साथ खेलने, लेकिन तू है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। अरे तुम खुशी को क्यों डांट रही हो, वो तो बच्ची है। पापा, इस बार मुझे साइकिल चाहिए दिवाली पर। मेरे सभी दोस्तों के पापा ने उन्हें साइकिल दिला रखी है, मुझे भी साइकिल चाहिए। नहीं, इस बार तो साइकिल तो क्या, हम नए कपड़े के बारे में भी नहीं सोच सकते बेटा। खेती में पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है और अब नहीं लगता कि दिवाली के लिए भी पैसे होंगे हमारे पास। लेकिन माँ, आपने ही तो कहा था ना, इस दिवाली पर आप पापा से कहकर मेरे लिए अच्छी सी साइकिल दिलवाओगी। हाँ, मैंने ही ये कहा था, लेकिन अब मैं ही ये कह रही हूँ कि इस दिवाली भी तेरी साइकिल नहीं आ पाएगी। ये सब पास बैठा गंगू सुन रहा था। अब वो खाना खाने के बाद वहाँ से निकल जाता है और बाजार सब्जी लेकर पहुँचता है और उसे बेचने के बाद वो देखता है कि बाजार में पटाखे, फूल माला, लाइट्स की दुकान लगी थी और लोगों की बहुत भीड़ थी। दिवाली नजदीक है और मेरे पास ये नाम के 200 रुपए हैं जो मैंने अभी सब्जी बेचकर कमाए हैं। क्यों ना मैं दिवाली के त्योहार पर कुछ करूं जिससे मेरा भी काम बन जाए और खुशी की साइकिल भी आ जाए। गंगू घर पहुंचकर अपनी पत्नी तुलसी को राशन देता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो,
इस दिवाली तो हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है जिससे पैसा हो पाए और हम दिवाली मना सकें। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं भी बाजार में फूल माला की दुकान खोल लूं? हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसके लिए तो पैसों की जरूरत होगी और हम तो फूल माला की दुकान लगाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? कहीं आप जमींदार से पैसे मांगने की तो नहीं सोच रहे ना? हाँ, मैं जमींदार जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और जब काम चल जाएगा तो उन्हें लौटा दूंगा। लेकिन हमने तो अब तक उनका पिछला कर्ज ही चुकता नहीं किया है। पर आप उनसे एक बार पैसे मांग कर देखिए, कहीं वो दे दें। अब गंगू अपनी पत्नी से बातचीत कर जमींदार जी के घर की तरफ निकल पड़ता है। शाम का समय था और गंगू अपने मन में कई सारे सवाल लिए जमींदार के घर पहुंचता है। ना जाने ये किस्मत को क्या मंजूर है, आने वाली है दिवाली, तब भी पड़ी हुई है मेरी जेब खाली। वाह क्या बात है गंगू, ये तो कविता बन गई। लेकिन गंगू, इस कविता से तेरा घर नहीं चलेगा। सोच तुझे क्या करना है, वरना ये दिवाली रूखी सूखी जाने वाली है। जमींदारनी जी, मालिक घर पर नहीं है क्या? मुझे उनसे कुछ काम था। वो आप तो जानती है ना, इस बार खेती में कितना नुकसान हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़े से कर्ज मिल जाता तो मैं इस दिवाली पर अपना कुछ काम कर पाता। तू अपना और कुछ क्या करेगा, पहले पिछला कर्ज चुका, तभी दरवाजे पर नजर आना, समझा तू? पता नहीं कितने बेशर्म लोग हैं, ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। जमींदारनी जी, मैं जल्द ही आपके पैसे चुका दूंगा, बस इस दिवाली तक का मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। नहीं नहीं, तुझे मैं अब और कर्ज नहीं दे सकती हूँ, बल्कि 1-2 दिन में मैं अपने नौकर रामू को तेरे घर भेजने वाली थी, लेकिन तू तो इतना भिखारी निकला कि पैसे देने से पहले यहाँ भीख मांगने पहुँच गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जमींदारनी जी, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ और जल्द ही आपके पैसे भी लौटा दूंगा। इतना बोलकर गंगू वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। गंगू बहुत ज्यादा उदास था और अपनी तंगहाली के बारे में सोच रहा था और अब वो अपने घर पहुँचता है। अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों हैं आप? जमींदार जी ने पैसे नहीं दिए? मुझे तो पहले से ही पता था। जमींदार जी घर पर थे नहीं और जमींदारनी जी ने खाली पीली इतना को सुना दिया और पैसे भी नहीं दिए। कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरे गहने जो मुझे मेरी माँ जी ने दिए थे। आप इसे गिरवी रखकर जो पैसे मिले उसे फूल माला की दुकान में लगा देना। अब अगली सुबह ही गंगू उठकर अपनी पत्नी के दिए हुए गहनों को सुनार के यहाँ गिरवी रख कुछ पैसे लाता है और उससे वो बाजार में फूलों की दुकान खोलता है। लेकिन जहाँ गंगू अपनी फूलों की दुकान खोलता है वहाँ पहले से ही फूलों की दुकानें थी। क्यों रे, किससे पूछकर तूने यहाँ दुकान लगाई है? तेरी आंखों में मोतियाबिंद है क्या? दिखता नहीं यहाँ पहले से फूलों की दुकान है और यहाँ पर तूने अपनी दुकान खोल ली। देखिए, आप तमीज से बात कीजिए। मैंने अगर यहाँ दुकान लगाई है तो मैं अपनी मेहनत का ये फूल माला बेचकर खाऊंगा और तुम अपनी मेहनत का। आज धंधे का समय है, वरना तेरी अकल तो मैं अच्छे से ठिकाने लगाती। फूलवती की दुकान के आगे दुकान खोलने का क्या नतीजा हो सकता है ये तुझे पता चलता। गंगू अपनी फूल माला की दुकान लगाता ही है कि उसके सामने जिसकी फूल माला की दुकान थी वो गंगू से लड़ पड़ती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाने के बाद ही गंगू की दुकान पर कोई नहीं आता और उसके सामने वाली दुकान पर लोगों की भीड़ लगी होती है। तभी गंगू देखता है कि सामने वाली फूल माला की दुकान पर एक औरत आई है जिसे उस औरत ने धक्का दिया था। पापा पापा, आपने देखा उस अम्मा को उन आंटी ने कैसे धक्का दिया? अब वो बूढ़ी औरत गंगू की दुकान पर आती है और गंगू के सामने हाथ जोड़े कहती है, अरे बेटा, जरा 2 फूल माला मिल जाएगी क्या? माँ लक्ष्मी पर चढ़ानी है, लेकिन मेरे पास फूल माला के लिए पैसे नहीं हैं। अब क्या करूं? अब तक तो सुबह से बोनी भी नहीं हुई है और ये अम्मा मुझसे बिना पैसों के फूल माला मांग रही हैं। ना ना, मैं नहीं देता। पापा पापा, दे दो ना इन्हें फूल माला। माँ कहती है हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी भगवान जी भी हमारी मदद करते हैं। बेटा क्या सोच रहा है? मुझ बुढ़िया पर थोड़ी तो दया कर।
हाँ हाँ, मैं अभी देता हूँ। अम्मा रुको, ये लो आपके 2 फूल माला। अब वो बूढ़ी औरत तो फूल माला लेकर चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही गंगू देखता है कि उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। शाम होते होते गंगू के पास एक भी फूल माला नहीं बचती। अरे वाह, उस अम्मा के आने के बाद ही मेरी दुकान पर इतने सारे लोग आने लगे। मेरी दुकान का एक भी फूल माला नहीं बची। चलो अब चलता हूँ घर। आज की कमाई तो अच्छी हो गई। कल आधे दिन दुकान लगाऊंगा क्योंकि कल तो दिवाली है। अब रामू घर पहुंचता है और अपनी पत्नी तुलसी से सारी बात कहता है। तुलसी भी गंगू की बातें सुनकर हैरान होती है और वो अपने पति से कहती है, जरूर माँ लक्ष्मी के रूप में वो बूढ़ी औरत हमारी मदद करने आई थी। जो भी हो, लेकिन वो अम्मा हमारे लिए लकी थी। अब अगली रोज गंगू फिर से सुबह सुबह ही मार्केट के लिए निकल पड़ता है और अपनी फूलों की दुकान लगाकर बैठ जाता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। तभी वो बूढ़ी औरत गंगू की दुकान पर आती है और गंगू से कहती है, बेटा, कल तुमने मेरी मदद की, आज मैं तुम्हारी मदद को आई हूँ। तुमने मेरे बुरे समय पर मेरी मदद की, तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लाओ, दो मैं लोगों के पास जाकर ये फूल माला बेचाऊं। नहीं नहीं अम्मा, आप क्या मदद करोगी मेरी? मैं खुद बेच लूंगा ये फूल माला। गंगू के सर पर जैसे ही बूढ़ी औरत हाथ रखती है, गंगू माँ के आशीर्वाद का एहसास करता है और जब वो अपना सर उठाकर उस बूढ़ी औरत की तरफ देखता है तो उसे माँ लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। हाँ हाँ, अभी देता हूँ माला। भाई रुको तो जरा। अम्मा रुको अम्मा। अब वो बूढ़ी औरत तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिवाली वाले दिन भी गंगू की फूल माला से अच्छी कमाई होती है, जिसे वो अपने घर के लिए तो सामान लेता ही है, लेकिन अपनी बेटी खुशी के लिए एक अच्छी सी और नई सी साइकिल भी खरीदता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।